नमस्कार बच्चों, अगर आप बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अगर मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा में आप 90% प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसमें हम पिछले वर्षों 2011 एनुअल एग्जामिनेशन से लेकर 2026 एनुअल एग्जामिनेशन तक की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल इस तरह से हम बताए हैं आपको कि आप वीडियो देखते देखते ही आपको ये उत्तर याद हो जाएंगे निश्चित रूपेण, क्योंकि इसका हल हमने बड़ी विस्तार पूर्वक बताया है और ये प्रश्न बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। इसलिए इस वीडियो को निश्चित रूप से आप अंत तक देखें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ऐसे सवाल जो पिछले वर्ष परीक्षा में पूछे गए हैं, इसी कड़ी में हम 2011 एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे गए जो सवाल हैं, आइए उसका अध्ययन करते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? 2011 एनुअल एग्जामिनेशन में जो पूछा गया बहुवैकल्पिक प्रश्न है, हीलियम कैसा तत्व है? आपको ऑप्शन दिया है अक्रिय, क्रियाशील, सक्रिय और उदासीन। तो जाहिर सी बात है कि ये अक्रिय है। हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है। क्यों भाई? तो आवर्त सारणी के समूह 18 में यह तत्व है। आवर्त सारणी के समूह 18 में यह तत्व रखा गया है, इसलिए अक्रिय है। ये एक प्रमाण हुआ। दूसरा प्रमाण कि इसके बाहरी कक्षा में, हीलियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए भी यह अक्रिय है। ये दूसरा प्रमाण हुआ। पहला प्रमाण कि समूह 18 के तत्व हैं, इसलिए अक्रिय है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए भी अक्रिय है। और तीसरा और सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि यह अन्य तत्व के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती। रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। ये तीनों प्रमाण हीलियम को एक अक्रिय गैस के रूप में प्रमाणित करता है। समूह 18 का तत्व, बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और किसी अन्य तत्व से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करना। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई? H2O।
जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। उसमें आपको हाइड्रोजन का अनुपात स्पष्टतः दिख रहा होगा 2 और ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात 1, तो 2:1 हो गया। हाइड्रोजन के इसमें 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2:1 इसका आंसर है। अब आपके सामने तीसरा सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो ये एक मोटा मोटी हमने चित्र बनाया आवर्त सारणी में। आप देखिए इस तरह से जो लाइनें खींची रहती हैं, इसको क्षैतिज पंक्तियां हॉरिजेंटल बोलते हैं, हॉरिजेंटल रोज। इसकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 होती है। मूलतः इसी को आवर्त कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे पीरियड्स कहा जाता है। ये आवर्त हो गया। और इस तरह से जो रेखाएं खींची रहती हैं ऊर्ध्वाधर स्तंभ रूप में, इसकी संख्या कुल 18 होती है। इसको समूह बोलते हैं। ऐसे ऐसे जो रेखा है खींची हुई खड़ी, इसको समूह बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको ग्रुप कहा जाता है, ग्रुप्स। तो ये ग्रुप्स हो गया और ये आवर्त हो गया। आवर्त की संख्या 7 और ग्रुप्स की संख्या अर्थात समूह की संख्या 18 होती है। तो आप आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं का आंसर क्या देंगे? 7। ये अब आपके सामने सवाल है कि सिलिका क्या है। जो ऑप्शन दिए गए हैं धातु, अधातु, उपधातु और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग सिलिका का रासायनिक सूत्र देखें। ये होता है SiO2, अर्थात ये सिलिकॉन ऑक्साइड है। क्या है? सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड है। अब सिलिकॉन ऑक्साइड में यदि केवल हम सिलिकॉन को देखेंगे तो यह उपधातु के श्रेणी में आता है। सिलिकॉन उपधातु के श्रेणी में आता है और यह एक तत्व है। लेकिन सिलिकॉन ऑक्साइड तो यौगिक हो गया, यह एक रासायनिक यौगिक हो गया ऑक्सीजन से संयोग करके। तो इस तरह से इसका जो उचित विकल्प होना चाहिए वो होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केवल सिलिकॉन रहता तो ये उपधातु होता। लेकिन सिलिका है, सिलिका से का रासायनिक सूत्र है SiO2, जो एक रासायनिक यौगिक हो गया। इसलिए ये इनमें से कोई नहीं आंसर ज़्यादा एप्रोप्रिएट। अब आपके सामने सवाल है कि ये हाइड्रोक्सिल समूह है OH, ये क्रियाशील मूलक। ये क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन, एल्डिहाइड, अल्कोहल या इनमें से कोई नहीं। तो आप कार्बनिक रसायन में पढ़ेंगे कि OH ये हाइड्रोक्सिल समूह है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह। और ये अल्कोहल का होता है। हाइड्रोक्सिल समूह इस तरह से डैश देके OH लिखा हुआ, ये क्या है?
अल्कोहल का है हाइड्रोक्सिल समूह। उदाहरण यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे मेथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3 और यही वाला OH, मतलब हाइड्रोक्सिल समूह का है ये। तो हम लोग समझ पाए कि ये मेथिल अल्कोहल को लिखने के लिए OH का उपयोग किया गया, तो OH हाइड्रोक्सिल समूह है जिसको अल्कोहल कहा जाता है। तो इसमें C आपका आंसर हो सकता है, अल्कोहल। अब आपके सामने सवाल है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? इसके ऑप्शन पर आप गौर करें। पहला है संयोजन क्रिया, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण और तीसरा है अपघटन और चौथा इनमें से कोई नहीं। आप पिछले क्लास में भी पढ़े होंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के बारे में इसमें क्या होता है, तो CO2 लिया जाता है वातावरण से, CO2 वातावरण से ग्रहण किया जाता है और इसके 6 अणु लिए जाते हैं वातावरण से, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु। जल के 12 अणु से इसका संयोग होता है, इन दोनों के बीच अभिक्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में भाई? तो एक तो जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल, यह होना अनिवार्य है। क्लोरोफिल के ही कारण प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। और सबसे बड़ी बात कि सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जल के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसमें जो उत्पाद बनता है वो है ग्लूकोज। क्या क्या? ग्लूकोज, C6H12 और O6, ये ग्लूकोज हो गया। C6H12O6 ये क्या हो गया? ग्लूकोज। अच्छा, उसके बाद दूसरा उत्पाद क्या बनता है? तो +6O2, ऑक्सीजन के 6 अणु, ऑक्सीजन के 6 अणु। और एक उत्पाद और है इसका 6H2O, माने जल के 6 अणु। तो क्या क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलने से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन बना और जल बना। अब जो आपसे पूछा गया कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो पौधे यही जो ऑक्सीजन बनाते हैं 6CO2 आप देख पा रहे हैं, तो ये विशाल मात्रा में प्रकृति में पेड़ पौधे बनाते रहते हैं, जिसके कारण प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। तो इस क्रिया का नाम प्रकाश संश्लेषण है। आपका उत्तर बी हो सकता है। अगला सवाल, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट
एडिनोसाइन डाई फास्फेट के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, सवाल ये है आपका। तो पौधों में उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं एटीपी, जिसको हम एडिनोसाइन, टीपी है तो ट्राईफास्फेट होगा, ट्राईफास्फेट। ये कोशिकीय श्वसन के दौरान ये उच्च ऊर्जा वाले अणु हैं और इसका क्या होता है, जल अपघटन होता है। क्या होता है, जल अपघटन। और जल अपघटन के बाद ये जो बनते हैं वो बनते हैं एडीपी, अर्थात एडिनोसाइन डीपी है तो अब ये डाईफास्फेट हो जाएगा, डाईफास्फेट। टीपी ट्राईफास्फेट और डीपी डाईफास्फेट। और ये इस प्रक्रिया में लगभग जो है 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा, 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका आंसर आप ए देंगे, 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा। सवाल आगे, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आप मानव का एक इस तरह से हृदय बना लें, ये इस तरह से बना हुआ है मान लीजिए, और इसमें जो है ये 4 कोष्ठ में डिवाइड होता है, 4 कोष्ठ में। आप देख पा रहे हैं ये 4 कोष्ठ है। ये इसको बोलेंगे बायां आलिंद, इसको क्या बोला जाएगा, बायां आलिंद। मतलब ऊपर वाला जो दोनों है वो आलिंद कहलाता है। दायां आलिंद, ये क्या हुआ, पहला कोष्ठ बायां आलिंद, दूसरा कोष्ठ दायां आलिंद, और नीचे वाला दोनों जो है वो निलय कहलाता है, निलय। तो ये कौन सा निलय हो जाएगा, बायां निलय हो जाएगा, ये वाला। इसको आप चौथा कोष्ठ मान लीजिए, और ये तीसरा कोष्ठ आपका हो जाएगा फिर से निलय ही, कौन सा निलय, दायां निलय। तो ये 4 कोष्ठ इसमें होते हैं। हार्ट का एक मोटा मोटी यदि आप चित्र बना लें तो ये इसको ऊपर वाले दोनों को आलिंद बोला जाता है, नीचे वाले को निलय। एक बायां तरफ बायां आलिंद, दायां तरफ दायां आलिंद, और फिर बाएं तरफ बायां निलय और दाएं तरफ दायां निलय। इस तरह आपका उत्तर क्या होगा, डी 4। सवाल है, मानव हृदय का औसत प्रकुचन को अंग्रेजी में सिस्टोलिक कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, प्रकुचन दाब कितना होता है? तो ये सिस्टोलिक जो है ये अधिकतम दाब कहलाता है, अधिकतम।
अधिकतम दाब क्या हो गया? प्रकुचन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और न्यूनतम दाब जो है, न्यूनतम दाब ये कितना होना चाहिए? ये इसको डायस्टोलिक बोला जाता है, डायस्टोलिक। ये 80 mm Hg का अर्थ है पारा होता है। अधिकतम कितना होता है? अधिकतम होता है 120 mm Hg अधिकतम। तो प्रकुचन दाब ही आपसे पूछा गया है, तो ये 120 mm Hg होगा, 120 mm Hg। और न्यूनतम पूछा जाता तो 80 mm Hg होगा। अच्छा, इस समय जिस समय की अधिकतम दाब होता है, प्रकुचन होता है, तो हृदय इस समय सिकुड़ा हुआ रहता है, तब अधिकतम दाब। और जब हृदय शिथिल हो जाए, अपने पूर्व के पोजीशन पर आ जाए, तो वो न्यूनतम दाब है, और ये 80 mm Hg होता है। ये स्वस्थ मनुष्य का हर हमेशा, यदि आप ब्लड प्रेशर मापेंगे तो 120/80 mm Hg होगा स्वस्थ मनुष्य का। ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 mm Hg होता है। अब सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों की पत्तियां होती हैं, जो पत्तियां, उसके सतह पर, पत्तियों के सतह पर क्या क्या होते हैं भाई? तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको आप रंध्र भी कह सकते हैं, और ज़्यादा प्रचलित नाम है उसका अंग्रेजी में स्टोमेटा। क्या? एस्टोमेटा, एस्टोमेटा, एस्टोमेटा। हाँ, एस्टोमाटा ऐसा लिखिए, एस्टोमाटा। ठीक है। तो ये एस्टोमाटा के माध्यम से ही पौधे क्या करती हैं? अपनी जड़ों द्वारा सोखे गए जो जल है, उसको रंध्र के माध्यम से वाष्प बनाकर हवा में उड़ा देते हैं, हवा में उड़ा देते हैं। ठीक। अच्छा, इस क्रिया का एक नाम भी है, वो है नाम वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन प्रचलित नाम इसका, वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपीरेशन, आप चित्र में स्टोमेटा का चित्र देख सकते हैं। ये देखिए स्टोमेटा है, ये खुला रंध्र हुआ और ये बंद। ये इसी दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होते रहता है। ये खुलने वाली और बंद होने वाली प्रक्रिया कहाँ है? संपन्न होता है स्टोमेटा में। तो स्टोमेटा ही इन तमाम चीज़ों को आदान प्रदान करने की जिम्मेदारी निभाती है। इस तरह पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? इसका आंसर क्या होना है? पत्ता या पत्तियां।